बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है, जबकि इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जो है महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जहांगीर तरीन साहब ने एक बार फिर नून लीग के साथ चलने का अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनाकर मईशत को बेहतर करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज जो है अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत भी हुई है। क्या साइफर केस में बानी तरीके इंसाफ इमरान खान के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो जितने इश्यूज चल रहे हैं ना इस वक्त मुल्क में, इनका जो भी बहस हो रही है, मुबाहिसा हो रहा है, सब इसमें मैंने अपने आप को ड्रैग नहीं करना। सही, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सूरत में इसमें अपना मैंने दिमाग नहीं खराब करना, इसलिए मुझे इससे दूर रखा जाए। सही। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हैं सिर्फ तीन। एक है मईशत, एक है सिक्योरिटी और एक है स्टेबिलिटी। इसके अलावा बाकी सारी बकवासियात हैं। अगर किसी ने अपना दिमाग ख़राब करना है तो इन बातों पे वो करता रहे, मैं उनमें कम से कम अपना दिमाग नहीं ख़राब करना चाह रहा। और मुझे इस बात में कतन कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किधर का लोटा किधर से जीत के, किधर से किस पार्टी में जाके, कहाँ से नारे लगा के क्या करेगा और कितनी उसको तरक्याती बजट मिलेगा और फिर उस पर करप्शन केस बनेंगे और फिर माफ़ हो जाएंगे और फिर वो कमीशन देगा, फिर उधर से उधर चला जाएगा, उधर टैक्स। इसमें ये मुल्क जो है यहाँ 75 सालों में यहाँ तक पहुँचा है। किसी को सपोर्ट कर रही है, किसी को अदालतें सपोर्ट कर रही हैं, किसी को ये सपोर्ट, ये सारे ड्रामेबाजियाँ अब मेरा ख्याल है कि अब हम मुतामिल नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो देख लेंगे अगले चंद महीनों में कि ये क्या हम मुतामिल हो सकते हैं। और जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ ना, तो फिर साथ उसके ये सिक्योरिटी या मैशियत है, मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूँ कि इस मुल्क में अदालती रिफॉर्म्स होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को ठीक होना चाहिए, पुलिस को ठीक होना चाहिए। ये चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, लेकिन ये मुल्क इसी तरह ठीक होगा और इसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब मैं दहशतगर्दी की बात करता हूँ तो मैं उसमें हार्डकोर टेररिज्म के साथ मैं माशी दहशतगर्दों को डालता हूँ कि उनको भी पकड़ के उनके साथ भी वही किया जाए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। कि दहशतगर्द एक दफ़ा बम धमाका करके खुद भी मरता है और साथ उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको भी मार देता है, लेकिन जो माशी दहशतगर्द हैं वो पूरी नस्लों को तबाह कर देते हैं। इस मुल्क की कर्जा लिया है ना हमने, इतना कर्जा, इतने अरब, इतने अरब, इतने अरब, इतने, वो कहाँ गया है? मुझे कोई बता दे कि वो पैसे कहाँ गए हैं। हर महीने, हर 6 महीने बाद हम कर्जा लेते हैं, कहीं लगते होंगे ना, कहीं लगते होंगे। कोई बिल्डिंग्स, कोई मॉल्स, कोई पुल, कोई ब्रिजेस, कोई यूनिवर्सिटीज, इतने सब कोई कहीं वो हमें नजर आ रहा है कि इतना हमने इतने अरब डॉलर्स का कर्जा लिया है और उसका हम सूद उतारने के लिए मजीद कर्जा लेते हैं। ये कहीं पर इस मुल्क में इतने, ये जितना हमने कर्जा लिया है ना, ये पाकिस्तान में मेरा होता है एक शहर सिंगापुर या दुबई होना चाहिए था। पैसा कहां गया है? और हम और कर्जा लेंगे। तो जब तक ये शैतानी चक्कर खत्म नहीं होगा तो उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। बाकी ये है कि मैं भी लग जाऊं अभी बातें, ये यूं था तो यूं था तो यूं, फजूलियात हैं सारी। उसके साथ उतने लोटे उधर निकल गए, उधर शामिल हो गए, वो उससे गले मिल गया, वो उससे मिल लिए, वो उससे मिल लिए, और इनका सारा पैसा मुझसे बाहर है, अक्सरियत का। ठीक है, और ये ऐसे मिले हुए हैं आपस में चंद ग्रोह, बिजनेस ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये जो एलीट कैप्चर का हम जिक्र इसाक डार साहब की हुकूमत में आखिरी दिनों में जब सब पूरा मुल्क लरज रहा था तो हमें वो याद आ रहे थे कि एलीट कैप्चर क्या होता है। लेकिन फिर उसके बाद रात गई बात गई, फिर सब नाच रहे हैं और फिर थोड़े अरसे के बाद फिर वही शैतानी चक्कर। ये जब तक नहीं टूटेगा मुल्क आगे नहीं चलेगा, पीरियड। इसलिए मुझे इस किस्म की फजूलियात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यह है कि स्टेबिलिटी कैसे आती है, मईशत कैसे ठीक होती है, एहतसाब कैसे होता है, और ये मुल्क जो है ये ठीक कैसे होता है। और मुल्क ठीक करने के इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं तरीके। लेकिन यूथ बल जो आ रहा है आपके पास, जो नौजवान तबका है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि एक लोटा उधर से उधर चला गया, उसने उसको हार पहना दिया, फिर उसने उसको दुपट्टा पहना दिया, फिर उसके नारे लगा दिए। ठीक है, हम यूं करेंगे तो हम टूं करेंगे, सबको सब जो है ना, सब पब्लिक को सब पता है। इस मुल्क के अवाम से ज़्यादा बाशऊर कोई नहीं है।
अच्छा, बाकी इश्तिहार चला दें आप, ये तकरीरें चला दें, लाइव कट कर दें यूट्यूब पे, सब फजूल बात, नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। अच्छा, तो बात यह है कि मुल्क है, रियासत 3 4 5 संजीदा इश्यूज हैं। पॉपुलेशन, पानी कहाँ से आएगा आगे जाके, ये जो फॉग, स्मॉग, क्लाइमेट चेंजेस, मैंने कहा ना ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये इश्यूज हैं मुल्क के। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से मुराद जो है वो ये नहीं है कि आपने कितने फौजी कहाँ सिक्योरिटी पुलिस वाले खड़े कर दिए सड़कों पे, आपने अपग्रेड कैसे करना है सिस्टम को। और ये जो है, ये मुझे नहीं पता कि ये तीसरी जंग, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा बिल्कुल, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, छोटा सा तारीख का तालिब इल्म जो मैं, ज़ाहिर तारीख थोड़ी बहुत पढ़ी है हमने, तो तारीख में हमेशा पहली जंग अजीम, उससे पहले भी बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन चले पहली जंग अजीम को लगा लें तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और वो ख़त्म नहीं हो रही थी, और फिर एक बड़ी जंग छिड़ गई थी। दूसरी जंग अजीम को देख लें, इधर यहाँ शुरू हो गया, इधर जापान शुरू, इधर यूरोप शुरू हो गया, इधर ये शुरू हो गया, उधर वो शुरू हो गया, तो ये छोटे 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 तनाज़ात लंबे होते गए और फिर एक आलमी जंग छिड़ गई। मुझे बज़ाहिर यूँ लगता है, मेरे मुंह में खाक, कि हम इस वक्त एक वर्ल्ड वॉर के कहीं फेज में हैं। यूक्रेन के अंदर जंग छिड़ी हुई है, गंदम, यूरिया, सारे आपके जो दुनिया भर की महंगाई पहले ही थी, उससे पहले कोविड से दुनिया नहीं निकल पाई थी, मईशत उम्मीद थी रिसेशन से निकलेंगे, नहीं निकल पाए। उसके बाद साथ ही यूक्रेन वॉर छिड़ गई। यूक्रेन वॉर जो है अभी तक जो है वो चल रही है, और उसी यूक्रेन वॉर के अंदर ही कहीं डोनाल्ड ट्रंप तशरीफ लाते हैं तो उसका एक नया किस्सा हो जाएगा। अगर वो इतने महीनों में नहीं खत्म हुई तो अब क्या खत्म होगी। तो यूरोप की जंग के साथ मशरिक़ वस्ता की जंग शुरू हो गई, जो कि बढ़ती जा रही है। आज के दिन 24 इसराइली फौजी मारे गए। जब से 7 अक्टूबर हुआ है उसके बाद से लेके किसी एक दिन में अगर कोई सबसे ज्यादा इसराइली फौजी मारे गए तो आज मारे गए, ठीक है। एक वहां बिल्डिंग पे जो कि बिल्कुल गजा बॉर्डर पे पास, वहां पे उन्होंने एक ब्लास्ट हुआ बड़ा, 24 लोग उसमें जानों से चले गए। तो ये तादाद उनकी कुछ 225 के करीब पहुंच रही है इसराइली फौजियों की ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होने के बाद। जो शोहदाए गजा हैं और वेस्ट बैंक, उनकी तादाद कुछ 25,000 25,500 पहुंच रही है, और जंग का खात्मा दूर दूर तक नहीं है। 8 हमले हुए हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान यमन पे, अमेरिका के और बरतानिया के। किस पे हमले हुए हैं? यमन पे। यमन मशरिक़ वस्ता का गरीब तरीन मुल्क है। ये किसी बाकायदा कोई अमेरिका, चाइना, रशिया, सोवियत यूनियन ऐसी लड़ाई नहीं हो रही है। ये यमन है जो खाना जंगी के नतीजे में, जहां लाखों अफराद कहत का शिकार रहे हैं और हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं। और हमले कौन कर रहे हैं? अमेरिकन और बरतानिया। और उसके बाद आज अभी थोड़ी देर पहले इतला आई है कि इतने हमलों के दौरान उनका सिर्फ 10 से 15% नुकसान हुआ है, और ये यमन प्रॉपर है। अक़वाम मुत्तहिदा में लेबनान, तुर्की, ईरान, रशिया, इन सब के लोग आज फिर पहुंचे हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, और वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि एक सीज़ फायर हो जाए। सीज़ फायर, हर चीज़ हो रही है सवाए सीज़ फायर। सीज़ फायर पे तैयार नहीं हो रहा इसराइल कि जंग बंदी करे और टेबल पे जाए। और ये सीज़ फायर का ना होना भी, ये एक जो जब सल्तनतें सिस्टम्स ऊपर नीचे गिरते हैं ना, तो वो सिर्फ ऐसे नहीं गिरते कि जी वो IMF की जगह आपको ब्रिक्स बनता नजर आएगा। वो पावर्स लूज होती नजर आती हैं आपको, तो उसकी ताकतें आपको यहाँ पर जो है ना, ये यानी कि यमन से अमेरिका लड़ रहा है और यमनी बात नहीं सुन रहे, मतलब ये आपका पावर का ख़त्म होना होता है। ये 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमारी आज़ादी जो थी वो गुरिल्ला वॉर का हिस्सा नहीं थी। यहाँ से बरतानिया थक हार के जाने पे तुला हुआ था कि हमने जाना है। एक हमारी जद्दोजहद चल रही थी यहाँ पे बड़े सगीर में,
और एक वो थका हारा टूटा फुज्जा वो पड़ा हुआ था दूसरी जंग अजीम के बाद कि हमारी जान छोड़ाओ, माउंट बेंटन यहाँ पे तुम बनो, हमें भेजो यहाँ से इज्जत से वो झंडा वंडा लगा के उतर के निकल गए। ठीक है, उस तरह नहीं गए जैसे अफगानिस्तान से हमने मनाजिर देखे, जैसे साइगॉन में देखे, मगर गए तरीका वही था। ठीक है, अब एक अफ्रीका में इस वक्त तमाम मुल्क को साहिल का इलाका जो है, साहिल उसको दरमियान में वो बात कर चुके हैं कि साहिल कोस्ट को कहते हैं अरबी में, तो साहिल, वो पूरी साहिल की पट्टी में पे दर पे जनाब तख्ते उल्टे गए हैं हुकूमतों के। सूडान में लड़ाई हो रही है, सोमालीलैंड, सूडान, एरिट्रिया, ये सारा मसले, ये सारी लड़ाइयाँ, वो वहाँ के अफ्रीका की लड़ाइयाँ बराह रास्त मशरिक़ वस्ता में, क्योंकि देखें फ्लिप फ्लॉप किया है ना अमेरिकन ने भाई। ये जो है, ये पहले तो ये जमहूरियत लानी थी इन मुल्कों में। पहले तो 9/11 के बाद ये हुआ कि जमहूरियतें लाओ, इराक को बताओ कि जमहूरियत क्या होती है। ठीक है, उपग्राम बेस पे समझाओ कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है वो ये हुआ कि वो अभी ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया कि ये अरब स्प्रिंग के पीछे अमेरिका था ना। ये अरब स्प्रिंग क्या थी, ये ट्यूनीजिया में इधर फलां डिमाकन आगे पीछे अरब स्प्रिंग शुरू हो गई और अमेरिकन थे। अरब स्प्रिंग का नतीजा ये निकला कि वो मुल्क डिस्टेबलाइज हो गए और वहां अफगान जीत गई। मिस्र में कहा ये तो उल्टा हो गया मामला, फिर अरब स्प्रिंग को, लेकिन उस चक्कर में ये सीरिया का बेड़ा गर्क हुआ, यहाँ पे और मुल्क तबाह हुए और इनको एहसास हुआ कि ये तो हमारे इत्तेहादी, उससे पहले ये था कि जमहूरियतें हो ना हो, जैसे भी हो, आमरीतें हो, खिलाफतें हो, ये वो सब हमारे साथी हैं। लेकिन वो कहते ना कीड़ा जमहूरियत का, इन्होंने कहा नहीं जमहूरियतें लाएंगे, बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद उधर से उधर छलांग मारी कि अच्छा ऐसा है कि हम आपके साथ ही हैं, या अरब स्प्रिंग को हम ख़त्म करते हैं, मारते हैं, क्योंकि दाइश वाइश निकला ही ना यहाँ से अजीबोगरीब तमाशा हो गया। ओके, छलांग मार के ये फिर उधर से दाइश के खिलाफ बमबारियाँ शुरू कर दी, ये यमन में खाना जंगी शुरू हो गई। उसके बाद जो है वो इनको फिर दोबारा इन्होंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, हम ऐसा करते हैं कि ईरान के साथ मामला तय करते हैं, एक मुआहदा करते हैं न्यूक्लियर। और ईरान में तो ये है ना कि रहबर है, सबसे ऊपर रहबर है, उन्हीं से सदूर चेंज होते रहते हैं, कभी वो रिफॉर्मिस्ट आ जाते हैं, कभी वो जनाब एक सख्त सोच वाले आ जाते हैं, रहबर ऊपर एक ही रहते हैं। तो वो चूंकि मुआहदा करने का टाइम होता है तो रिफॉर्मिस्ट आ जाते हैं, तो मुआहदा हो गया ईरान के साथ। इधर अरब सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई हमारे साथ, हमें तो चूना लगा दिया, ये तो मुआहदा तो ईरान के साथ हो गया, ईरान के साथ खत्म कर दिया एब्रप्टली और वापस इधर आ गए। अब कोई ट्रस्ट करने को तैयारी नहीं है। अब सारे इकट्ठे हैं, सारे अरब, तुर्की, अरब खलीजी ममालिक, वो सारे इकट्ठे हैं, कोई ट्रस्ट करने में तैयार नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है आप कल को किधर जाएंगे। कभी आप अफगान को लेकर आ जाते हैं, कभी अरब स्प्रिंग चला देते हैं, कभी आपको जमहूरियतों को चस्का लग जाता है, आपने बर्बाद करके रख दिया, कभी ज़ेलेंस्की के पीछे लग जाते हैं, चढ़ जा सूली पे ज़ेलेंस्की घूम रहा है क्या बनेगा। और ट्रंप ने इंटरव्यू दिया, ट्रंप कहते हैं कि ये ताइवान तो हमारा दुश्मन मुल्क है, इसके ऊपर अगर चाइना ने हमला किया तो हमारी ये तो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के ऊपर हमारा बड़ा मसला खड़ा करता है, तो हम नहीं आएंगे मदद के लिए। ये ट्रंप साहब की आमद की तैयारी हो रही हो, डंके बज रहे हैं कि ट्रंप अभी आ जाएंगे चंद महीनों के बाद। देखो रौला रप्पा पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ एक महाज इस वक्त, और वो भी समझ लें कि वो महाज बस अल्लाह से दुआ है कि ना खुले, और साउथ चाइना सी है। यहां पर अगर ताइवान का महाज खुल गया, बाकी पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। पूरी दुनिया में इतनी जंगें हैं कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर की क्या डेफिनेशन होती है। मतलब कई महाज हैं, कई जंगें हैं। आप सोचें यूक्रेन को निपटाऊं, या सूडान की खाना जंगी को निपटाऊं, या उधर से साहिल इराक के अंदर क्या मामला हो रहा है, या ये है कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मामला बेहतर हुए। और जब ये खबर मुझे मिली तो मैं पाकिस्तान से बाहर एक बहुत ही अजब जगह पे था, जब मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान ईरान की कशीदगी बढ़ गई। और मैं हैरान, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ है पीछे, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन और ईरान से तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी, क्योंकि ईरान इस वक्त जो है वो बड़ा, और ये जो फिर मुझे किसी ने बताया कि वो एक बात चल रही है कि एक उनके पासदार आना है, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात मेरे ख्याल से यहाँ पे हुई कि वो डीप स्टेट होते हैं, और ये बात ठीक है।
लेकिन उस वक्त होता है जो रिफॉर्म में सदर होते हैं, ये जो इब्राहिम रईसी हैं ये गालिबन अगले रहबर हैं। सही। इब्राहिम रईसी गालिबन अगले रहबर हैं, ठीक है। तो वो इब्राहिम रईसी जो हैं वो शायद, ये अगर रफसंजानी होते या कोई दूसरा होता तो ये बात शायद उस वक्त चलती थी, लेकिन रहबर जो हैं वो अगले इब्राहिम रईसी का नाम ही लिया जा रहा है। तो डीप स्टेट यही है। हाँ, हो सकता है वजीर खारजा उसमें ना हो, लेकिन सदर उसमें है, डीप स्टेट का पार्ट। मतलब सदर जो है वो, मतलब इब्राहिम रईसी जो है वो, जो अगले हफ्ते तुर्की जा रहे हैं। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ईरान जो है उसके कई फ्रंट्स ईरान ने खोले हुए हैं, कई फ्रंट्स खुले हुए हैं ईरान के। हर मुल्क के कई फ्रंट्स खुले हुए हैं, ये यूँ समझ लेना, क्या ईरान को छोड़ दें आप, हर मुल्क के कई, इंडिया के कम फ्रंट्स खुले हुए हैं, हर पाकिस्तान के कम खुले हुए हैं। पाकिस्तान की ये इकॉनमी और ये रोले रप्पे और ये सारा जो कुछ चल रहा है, कम खुले हुए हैं फ्रंट, सिक्योरिटी क्राइसिस और ये। लेकिन ईरान के कई फ्रंट्स इसलिए खुले हुए हैं कि देखें, हिस्टोरिकली 3-4 मसले हैं जो ख़राब हुए हैं। हिस्टोरिकली इस वक्त मेरा ख्याल पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो रहा है। वो आप उसको पहली जंग अजीम के बाद का कहें, दूसरी जंग अजीम के बाद का, जब भी कहें, ये सिस्टम ऊपर नीचे हो रहा है। उसमें एक बात जो है, मैं बड़े मोहतात अंदाज में, क्योंकि सेंसिटिव बात है, लेकिन मोहतात अंदाज में बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारे दोनों मसालिक हैं, इस्लाम, मुसलमान, और उसमें दो बड़े मसालिक यानी अहले तशी और अहले जो सुन्नी मकतब फ़िक्र है। अब जो इराक है, मैंने कहा ना, मैं दोबारा इसमें नहीं जा रहा, अभी इस इशू के डेप्थ में नहीं जा रहा, बट टच करके हल्का सा मैं निकल जाऊंगा ताकि सुनने वाले बात समझ जाएं इसको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इशू ये है कि जो अहले तशी जो हैं हमारे वो उनका जो आप समझ लें कि जो मरकज़ है, मरकज़ वो ईरान नहीं, इराक है, ठीक है। चाहे आप करबला को लें, चाहे नजफ को लें, चाहे आप, मतलब वो जो है ईरान नहीं है। ईरान उस वक्त बना जब वहां सद्दाम हुसैन ने मजालिम ढाने शुरू किए अहले तशी पे। उसके नतीजे में अहले तशी उलमा जो थे, और अहले तशी बहुत बड़ी तादाद में, उन्होंने या तो लेबनान में बना ली, जहां से आप सैयद हसन नसरुल्लाह की पूरी फैमिली, आपको ये अरब है। पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये अरब है। तो इन्होंने फिर जाके वहां पे बसे और बहुत मजालिम इन पे किए सद्दाम हुसैन ने। तो ये वहां पता नहीं कितने तो शहीद कर दिए, बाकी जो थे वो वहां पे गए उलमा, उधर भी सद्दाम हुसैन पीछे लगा रहा। तो ये जाके वहां पर लेबनान में सेटल हुए, कुछ इराक से बाहर चले गए सद्दाम हुसैन दौर में। और सद्दाम हुसैन दौर में जाहिर है कि यहाँ पे शायरान थे, तो यहाँ तो आना मुश्किल था उलमा का। लेकिन जो है वो कुछ शख्सियात यहाँ पे इनकलाब के बाद यहाँ पे भी आए। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इराक में जो अहले तशी हैं वो अरब हैं, और वहाँ वलायत फ़क़ीह के हवाले से एक मुख्तलिफ तसव्वुर है। मैं दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा। ईरान में एक मुख्तलिफ तसव्वुर है, और आयतुल्लाह सिस्तानी जो कि अरब हैं वो एक अलग तसव्वुर रखते हैं। आयतुल्लाह खामेनाई हमारे लिए तो दोनों आली मर्तबत शख्सियात, और क्या उनका मकाम है मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन दोनों के जो यानी जो आप समझ लें कि जो उनका नुक्ता नज़र है वो मुख्तलिफ है। अब इशू ये है कि 3-4 इशूज ऐसे खड़े हुए हैं जो पिछले चंद महीनों में जिनकी वजह से सिचुएशन अजीब सी हुई है। एक तो ये है कि इराक का इलेक्शन, इराक के इलेक्शन में ये तय है कि जो वजीर आज़म है वो अहले तशी होगा, जैसे वहाँ पे सुडानी है। लेकिन सवाल यह कि उनका मुकाबला भी तो मुक्तदा सदर से था, तो मुक्तदा सदर भी तो अहले तशी थे, लेकिन मुक्तदा सदर थोड़े से अरब ममालिक के करीब, और जो सुडानी वजीर आज़म है वो ईरान के करीब। तो लेकिन इस वक्त वो चूंकि इस मामले को बिल्कुल अरब ममालिक ने और ईरान ने
संभाल के बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है, लेकिन फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है, फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है कि भाई जैसे हम कहते हैं कि सुन्नी इस्लाम का मरकज़, तो फ़ौरन जहन एक ही तरफ जाता है, ठीक है। तुर्की हमारा भाई है, लेकिन जहन फ़ौरन जाता है सऊदी अरब। अहले तशी का भी तो भी वो तो पूरे मुसलमानों का ही जाता है बस जहन सऊदी अरब की तरफ। तो बात यह है कि ये इसी तरह से जब अहले तशी का हम सोचते हैं कि फिर आगे ज़ाहिर है कि सुन्नी जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के हवाले से या मकतब देवबंद है, बाकी वो बहुत सारे, लेकिन जो मरकज़ तो सबका जो है वो सऊदी अरब ही है। इसी तरह से तो है, अगर आप नीचे मसालिक में चले जाएं तो मरकज़ जो है वो इराक है, नजफ और करबला है, अरब है। तो एक ये भी मामला है कि जी आगे जाके मरकज़ अहले तशी का इराक होगा, जो कि अरब है, जो कि अरब लीग में आ चुका है वापस, या ईरान होगा। ये एक इशू, एक फॉल्ट लाइन है, सही, ठीक है, जिसको इस वक्त ख़त्म किया हुआ है और इसको खुलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त गज़ा के मामले पे और तमाम मामलात पे तमाम इससे ज़्यादा OIC को मैंने कभी इकट्ठे, OIC क्या, OIC से बाहर के मुल्कों में इकट्ठे नहीं देखा। चीन करवाए, कोई करवाए, लेकिन और खुद चीन का करवाना क्या बनता है, मुसलमानों को खुद बैठ के आपस में मसाइल हल करने चाहिए, और मुसलमानों को मुसलमानों से बाहर के मसाइल भी हल करने चाहिए कि ये क्या दुनिया में दहशत गर्दी हो रही है, क्या ये नफरतें फैल रही हैं। अब देखिए ना, जनूबी अफ्रीका खड़ा हुआ है आपके लिए आके, ब्राज़ील खड़ा हुआ है मुसलमानों के लिए, यूरोप खड़ा है, सड़कों पर निकले हुए लोग सारे। तो बात यह है कि एक तो ये इशू है अपनी जगह, इसके और दूसरा इशू उसके साथ ही वो इशू सीरिया का है। सीरिया में जो बशारुल असद हैं उनको हमायत हासिल रही ईरान की। बशारुल असद जो हैं वो असना अशरी हालांकि नहीं है, वो एलावाइट्स हैं, यानी उनका और जैदिया जो कि हुतीज हैं, वो ईरान का जो नुक्ता नज़र है उससे इत्तेफाक नहीं करते, अलावाइट्स भी नहीं करते और हुतीज भी नहीं करते, लेकिन एक वाइडर टर्म में दोनों अहले तशी हैं और उनको माना जाता है अहले तशी। पहले नहीं माना जाता था, ये भी ज़हन में रखें, और पहले से मेरी मुराद सदियों पुरानी बात नहीं है, चंद दिहाइयों पहले की बात है। चंद दिहाइयों पहले तक ना हुतीज अहले तशी शुमार होते थे ना अलावाइट्स होते थे, लेकिन फिर वो फतवा वगैरह है, उसे मामला ठीक हो गया, अच्छा हुआ। बशारुल असद को सपोर्ट किया इस पूरे जब फड्डा खड़ा हुआ ये फितना अरब स्प्रिंग नामी, तो उसके दौरान तय हो गया था कि बशारुल असद को फारिग करना है, ठीक है, और ये फ्री सीरियन आर्मी और ये सारे ढकोसले जो शुरू हुए थे वो खत्म हुए किससे, और बशारुल असद वापस अरब लीग में आ चुके हैं, और अरब लीग में सऊदी अरब लाया उनको। फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से जो कुर्दिस्तान, कुर्द इलाके हैं, एक ऐसी जगह पे आप पहुंच जाएं, जिन लोगों ने वो जगह देखी है, तो ऐसे आप जाके खड़े होते हैं, मैं जाके एक ऐसे जगह एक पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ, तो इधर मेरे जो है ये मैं कुर्दिस्तान में हूँ, इरबिल से थोड़ा सा ये ड्राइविंग करके आप 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे, बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बनी हुई है, बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जानते हो एक जगह ऐसी है कि आप ऐसे पहुँचते हैं और इधर आप कहते हैं क्या है, तो आप कहते हैं यार ये जो है ना, ये ईरान का कुर्दिस्तान है और ये क्या है, ये कहते हैं ये तुर्की वालों का है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे है, दो इनका इधर फड्डा इधर का इधर फड्डा आपस में। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल अच्छा, उस वक्त सीज फायर थी तो ज़ाहिर हमने भी खड़े होकर देखा हुआ था। उन्होंने कहा ये जो है ना, ये यहाँ जो मामला होता है तो इधर वालों का ऐसे ही है, ये मामला चल रहा है। ये सदियों पुरानी फॉल्ट लाइंस उस वक्त की हैं गालिबन, इसका ताल्लुक कोई इस्लाम से, ये वो हैं जो ये यहाँ से जो कॉलोनिस्ट गए ना, जो लकीरें खींच के चले गए, जो मलका बरतानिया से खाने के दौरान कहा किसी ने कि क्या करना है मैडम क्वीन, ये क्या नक्शा बनाना है मुल्क का। उन्होंने कहा मुझे डिस्टर्ब ना करो, ऐसे उन्होंने नैपकिन लिया, उन्होंने ऐसे लकीर बना दी, वो मुल्क का नक्शा बन गया। ये हिस्टोरिकल वाक़या है, मेरे को डिस्टर्ब ना करो, तंग ना करो, नक्शा ऐसे बना लो ना, बस खुद ही देख लो ये क्या ऊपर नीचे करना है, डिनर कर रही हूँ। इस तरह से मुल्कों के नक्शे बने थे दूसरी जंग अजीम के बाद।
बात ये सारी कि अब इस पूरे किस्से में फिर एक और मसला ईरान के साथ हुआ है, और मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली हम अपनी खामियों को भी तो डिस्कस करते हैं ना। मैं इस प्रोग्राम में कोई अब ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को बड़े हमने, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमने गेन किया है, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ। जब हम लूज करते थे तो रोज चीखते थे कि ड्रोन गिर रहा है सर पे, लेकिन इस वक्त हमने स्ट्रेटेजिकली गेन किया है पिछले चंद सालों में, जो मैं बार बार कहता हूं। और अगर ये वक्त हमने निकाल दिया बतौर रियासत, फिर वो ढोल बजाएंगे सारे बैठ के, और ढोल खुद ही होंगे। इशू ये है कि दूसरा प्रॉब्लम ईरान में ये हुआ है कि आजरबाईजान और आर्मीनिया में, वो आर्मीनिया के साथ थे, हम आजरबाईजान के साथ थे, और ये कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसकी सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है आजरबाईजान और आर्मीनिया की। आर्मीनिया के साथ इंडिया भी था, इंडिया ने तो असला दिया उनको आर्मीनिया को, हमने आर्मीनिया को माना नहीं। आर्मीनिया का सफारत खाना एग्जिस्ट नहीं करता। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। ये ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हर एक हुकूमत आई तो जी उसने ऐसे कर दिया तो वैसे नहीं। हम आजरबाईजान के साथ स्ट्रेटेजिकली साथ खड़े हैं, हमने माना नहीं कभी आर्मीनिया को, या उनका जो जेनोसाइड वगैरह की बात होती है सारी, और आजरबाईजान जीता वो हिस्टोरिकल लड़ाई। उसमें तुर्की, पाकिस्तान, ठीक है, हम ऐसे हैं, हमारे तुर्की से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और मेरी बड़ी दुआ है कि ये तुर्की और जो ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें गजा के अलावा आजरबाईजान और आर्मीनिया भी डिस्कस हो रहा है। वो बहुत बड़ा कॉरिडोर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक मसला इराक का है, एक मसला जो है वो सीरिया का है कि सीरिया का वापस आना। हमारे जो मसले हैं वो हमारे लोग ज़्यादा वाजे कर चुके हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरे फ्रंट्स जो खुले हुए हैं। अच्छा, ईरान जो है बड़े बड़े रिजिलियंट कौम है, यानी बड़े वो भी जो है ना, मतलब जैसे पाकिस्तान है ना, एक मतलब धमाके हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, पार्लियामेंट उनकी उड़ गई, सब कुछ, उनकी कौम खड़ी हो जाती है। बड़ी ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। पाकिस्तान भी वैसे ही है। लेकिन मसला ये है कि इस जंग को उन्होंने फैलने से रोकना है। ये जंग का फैलना पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, ईरान के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है। और ये जो बात देखें कि सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को माना, ये तो उसलिए माना ना, उसमें तो बगदाद भी साथ आरसीटी बन रही थी, वो तो अमेरिकन, उसको छोड़ दें आप। मैं तो बात कर रहा हूँ पोस्ट इनकलाब ईरान। यहाँ पर पैसा आया, शुरू किया, दूसरे मुल्क दे रहे हैं, तंजीमें बन गई, मार रहे हैं एक दूसरे को, फतवे हो रहे हैं, वो शुक्र है वो भी खत्म हुआ। सही। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी खबर यह है कि दोनों मुल्कों ने रिस्ट्रेन किया, उनके वजीर खारजा गालिबन पाकिस्तान आ रहे हैं, सफ़ीर अपनी अपनी जगह वापस जा रहे हैं, और ये रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होकर इसको हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। सही। ठीक है, इनको हमेशा ख़त्म होना चाहिए। इसमें पिस बलोच रहे हैं, उधर के बलोच इधर आ जाते हैं, इधर के उधर, उधर कुट लगती है उधर आ जाते हैं, इधर के इधर उधर चले जाते हैं। वो बलोचों को देखिए ना, वो नक्शे कैसे बना के गए अमेरिका जी। 2 बलोचिस्तान है, 2 बंगाल हैं, तो कश्मीर को ऐसे कर दो, 2 पंजाब है। अजीब अजीब क्या नक्शे बनाए हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस। वो एक मोहन लाइन है, उसका सर पैर ही नहीं है, वो धरना वैसे नीचे आ रहा है चाइना का। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या इम्कानात है कि गजा पे जो जारियत जारी है ये कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? जंग फैल रही है, जंग तो जनूबी एशिया तक आते आते बची है। ये अगर ईरान और पाकिस्तान का मामला ख़राब हो जाता, और मैंने कहा कि ईरान को जाहिर है बहुत दबाव में है, उस दबाव को पाकिस्तान कम करने के लिए साथ खड़ा है, पाकिस्तान उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा है। अगर उनके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं ईरान के, तो पाकिस्तान उनका साथ है, उनके साथ है पाकिस्तान उनके लिए कोई इस तरफ से ना करना चाहिए और ना करने का सोचेगा पाकिस्तान कि कभी उनको इस तरफ से डिस्टेबलाइज करे। लेकिन उनके मसले हैं, ठीक है, इराक में है, शाम में है, और वो तो गुस्सा यहाँ ना होता। मसला इसमें ये है सारा कि ईरान जो है वो उनको, ये मैंने कहा ना, अच्छा हुआ, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, अच्छा हुआ ये जनूबी एशिया तक आते आते ये मामला, ठीक है। ईरान, और मैं ईरान को कई लिहाज से, ये ज़ाती राय है, जोग्राफी में
आप देखें तो नक्शा पाकिस्तान, ईरान इतना मजबूत मुल्क है कि उसने पूरे इराक में जो दहशतगर्दी होती रही है उसको रोक के रखा है। दाइश वाइश और ये सारे फितने फसाद जो पैदा हुए थे, रोक के रखा है ईरान ने। पाकिस्तान के साथ अगर इराक का बॉर्डर होता, ईरान बीच में से निकाल दें आप, तो यहाँ से हर चौथा आदमी दाइश का झंडा उठा के पहुंचा होता। और अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कभी अदम इस्तेकाम का शिकार होता है तो पाकिस्तान कम होगा, भारत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान भारत के लिए बफर है इस तरफ से, जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि भारत को शुक्र करना चाहिए ज्योग्राफी का कि उनके इस तरफ एक ऐसा मुल्क है जो कि उनको स्टेबलाइज रखता है, डिस्टेबलाइज नहीं करता, स्टेबलाइज रखता है, अपने ऊपर ले लेता है। ड्रोन पड़ रहे हैं तो हमारे सर पे पड़ रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं तो हमारे हो रहे हैं। अल्लाह ताला खैरियत से रखे। भारत बम धमाका बर्दाश्त कर सकता है? एक जो हमारे खुदकुश हमले हुए हैं पाकिस्तान में इतने सालों में, तो जाने गई हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा भारत में हो, भारत बहुत तरक्की करे, क्या बर्दाश्त कर सकता है भारत एक बम धमाका खुदकुश? इसीलिए बहुत ज़्यादा मुल्कों को, रियासतों को सोच समझ के बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी आग फैलती है तो वो वहां तक नहीं रुकती। पाकिस्तान का स्टेबलाइज रहना, और पाकिस्तान स्टेबलाइज हो बड़ी मुश्किलों से, इस कंबोडिया बनाने के चक्कर में तो कौन कह रहा था कंबोडिया बनेगा पाकिस्तान, कॉन्सुलेट खोल के अफगानिस्तान में। बात यह है कि ये अपना अपना अपनी अपनी जो शिकस्तें हुई हैं उसका मातम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके ना करें। अपना मातम अगर करना है, अगर हारे हैं जंगें, कौन दे रहा था आर्मीनिया को असला? कौन, किसने कॉन्सुलेट खोले हुए थे अफगानिस्तान में? किसका एम पैदा होने से पहले ही उसका जो है वो ऐसी तैसी हो गई? बात ये सारी, मालदीव को हमने कहा है कि यहाँ से निकालो इंडिया को, पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान तो यहाँ से मुझे नहीं पता कितने लोग जाते हैं मालदीव। तो भाई इश्यूज अगर हैं तो उसको खुद रिजॉल्व करें। भाई मालदीव को पाकिस्तान ने कर दिया, क्या ये जो संजीदा लोग हैं ना इंडिया के, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा बड़े लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ इन दिनों में, वो समझते हैं इस बात को, लेकिन वो कहते हैं चूरन पब्लिक में बेचना है तब वो ऐसे ही बिकता है। लेकिन उनको अंदाज़ा है इस बात का, बहुत संजीदगी से वो बात समझते भी हैं, और उनको ये पता है कि मशरिक़ वस्ता की जो सियासत है वो कितनी पेचीदा है, ठीक है। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो गुफ्तगू वहाँ से होती रही कि हमने जाके फ़लस्तीनियों को मारा है हमारे लोगों ने गज़ा में जाके, ये भी इनके कुछ लोगों ने बात की, मुझे वहीं पर लोगों ने बताया मशरिक़ वस्ता में। उन्होंने कहा ये इंडियंस पे, मैंने कहा मुझे नहीं पता इंडिया क्या कैसे आएगा गज़ा। मैंने कहा सुना इंडिया भी इसराइल। मैंने कहा यार ये ऐसे कोई फजूल वहाँ पे बातें हो रही होंगी, मैं कभी इस तरह की मैंने बात नहीं सुनी, मेरे पास कुछ नहीं है चीज़ की, इंडिया कहाँ से क्यों जाएगा? और इसराइल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस हद तक आगे जाना चाहिए। बात दूसरी बात, इसराइल जो है दुनिया के उन चंद, देखें हम भी तो कॉलोनाइज रहे हैं ना। ये जो खित्ता है बर सग़ीर, जिसमें आप बांग्लादेश को भी मिला लें और बर्मा को भी मिला लें, और ये आप इसमें पाकिस्तान को भी मिला लें, ये सारा इलाका कॉलोनाइज रहा है। बरतानिया यहाँ रहा है, और बरतानिया को रास्ता उस दिन मिला जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान अगर शहीद ना होता, टीपू सुल्तान लड़ रहा था, ठीक है, अगर उसके साथ दगा अपने ना करते, और जब मैं अपने कह रहा हूं तो मैं सिर्फ उसमें मैं दोनों मज़ाहिब को डाल रहा हूं, ठीक है। उन्होंने रास्ता खोला था जो ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल हुई थी और बंगाल से दाखिल हुई थी, और सिराजुद्दौला की कहानी भी उठा लें। बहरहाल सवाल यह है कि ये कॉलोनीज थे, जो दो किस्म की कॉलोनीज हैं दुनिया में। एक वो कॉलोनी है जहां पर बड़े मुल्क आए, राज किया, लूटा खसूटा, कहीं से कोई नूर उठाया, कहीं से उनके ये नमक उठाया, कहीं से ये मसाले उठाए, कहीं से कुछ किया, कहीं से, और चले गए। एक वो हैं जो कॉलोनियल सेटलर्स हैं, जो वहां पर जिन्होंने जो वहां की पॉपुलेशन थी, असल पॉपुलेशन, जो असल लोग थे वहां रहने वाले, उनको खत्म कर दिया और आबाद हो गए वहां। और दो मुल्क तो 19वीं सदी के हैं, 18वीं और 19वीं सदी के, कि जहां पर कॉलोनी बनी, ऐसे नहीं बनी कि यहां पर रहो और यार वापस चले जाओ, नहीं, वहां बस गए, रुक गए, ठहर गए, और वहां की आबादी को मार दिया। 3 मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त। एक मुल्क का नाम है अमेरिका, जो कि कॉलोनियल सेटलर है,
कॉलोनियल सेटलर है बाय डेफिनेशन। और मैं इसमें कोई इल्जाम, ये मैं हिस्टोरिकली, आप कॉलोनियल सेटलर अगर सर्च करें इसको तो 3 मुल्क कॉलोनियल सेटलर हैं जिन्होंने वहां की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और लेकिन घर उनके पीछे ही थे। बाइडेन जाते हैं तो आयरलैंड में जाके वो ऋषि सुनाक पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कहते हैं मैं तो जाऊंगा, वो जाके देखूंगा, बेलफास्ट के अंदर मेरा घर होता था। तो अमेरिका में चले गए सारे कॉलोनियल सेटलर, और वहां की जो पॉपुलेशन थी वो पुरानी फिल्मों में आपको विलन नजर आती है, कॉबॉयज के अंदर। गुड बैड एंड अंगली में क्लिंट ईस्टवुड हीरो है और गोलियां मार रहा है रेड इंडियंस को जो बेचारे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको गोलियां मार मार के फांसियां लगा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। अजीब सी एक प्रोपेगेंडा फिल्म तो उस वक्त भी बनती थी ना। दूसरा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे कॉलोनियल सेटलिज्म हुआ है। हमारे जबरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं हिस्टोरिकल बता रहा हूं कि। और तीसरा मुल्क है इसराइल। क्या आगे आपने जाना नहीं है, क्योंकि जाने का वापसी का रास्ता ही नहीं है। अमेरिकन के पास तो था आपस में ये कॉलोनी, फिर आपस में लड़े ना सारे, फ्रांस उससे लड़ गया तो अमेरिका उससे लड़ गया तो वो क्यूबा उधर चला गया, तो ये सारा मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉलोनीज आपस में लड़ी ना, पावर्स, यूरोपियन पावर्स। ऑस्ट्रेलिया से भी वो नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ में कैसे है? हर कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ वो है जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, और क्रिकेट वहां खेली जाती है जहां बरतानिया ने राज की है। तो जिस मुल्क में आप क्रिकेट टीम आपको नजर आ जाए ना, तो आप समझ लेंगे ये बरतानिया की कॉलोनी रहा है। चाहे भारत पाकिस्तान के मुकाबले में श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने मुल्क हैं जहां क्रिकेट खेली जाती है, ये कॉमनवेल्थ के मुल्क हैं। इनको जो है वो पता नहीं, पाकिस्तान अच्छा खासा आगे निकल गया था ये हॉकी में और स्क्वॉश में। मेरे ख्याल से बाहर से इशारा आया होगा कि ओए, तो क्रिकेट से भी गए हम जो है उधर से भी गए, क्रिकेट से भी। और क्या ये किया शोएब मलिक ने, मैं क्या, शर्म की बात है। 12 अब इशू ये है कि कॉलोनियल सेटलिज्म है, तो वो वहां पर उसका एक मुरव्वजात कवानीन होते हैं कि आपने कत्ले आम करना होता है, क्योंकि वहां पर आपने जगह को पाया, आपने वापस नहीं जाना होता ना, आपने रुकना होता है वहीं, तो कत्ले आम करते हैं। इशू ये है कि वो 19वीं सदी में थे, तो शायद उस वक्त की तारीख, उतनी कहानियां बना दी, जो मर्जी आगे हीरो बना दिया क्लिंट ईस्टवुड को और इसको। और वो मोहम्मद अली ने एक दफ़ा, जो मोहम्मद अली क्ले, जो मुसलमान मोहम्मद अली था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी एक दफ़ा BBC इंटरव्यू में। उसने कहा इतना रेसिज्म है, इतनी नस्ल परस्ती है कि अफ्रीका में जंगलों में जो हीरो है वो भी गोरा है, टार्जन। और विलन जो है वो स्याह फाम भी नहीं है, विलन स्याह फाम है। और वो जो टार्जन के जो दोस्त हैं वो उन स्याह फाम इंसानों से अच्छे हैं, वो जानवर हैं। बनमानस टार्जन का दोस्त है, बंदर टार्जन का दोस्त है, कोई गधा, कोई मगरमच्छ, कोई बिल्ला, वो सारे टार्जन के दोस्त हैं। टार्जन गोरा है और अफ्रीका में लड़ रहा है। और अब यानी रेसिज्म की आप इंतहा देखें नहीं है तो टार्जन को देखें आप। तो ये कॉलोनियल सेटलर्स का एक स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि आपने वहां से पॉपुलेशन को खत्म करना होता है। सही। अब जना, लेकिन यहां पर पड़ गया गले मामला, क्योंकि जितने फलस्तीन, ये इस्लामाबाद कितना है, क्या इसका क्या एरिया कितना है इस्लामाबाद का? 960 मुरब्बा किलोमीटर इस्लामाबाद, जो मेरा ख्याल है 960 मुरब्बा किलोमीटर। और आबादी है इसकी इस्लामाबाद की कोई 10 लाख 11 लाख। गजा 365 मुरब्बा किलोमीटर है, निस्फ, हाफ ऑफ द इस्लामाबाद। और गजा की पॉपुलेशन है 22 लाख। इससे आधा इलाका और 22 लाख इंसान। डेंसली पॉपुलेटेड दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है, जिसके ऊपर 2000 टन वजनी बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं पॉलिसीज इख्तियार कर रहा। पाकिस्तान एक दुनिया के बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ इस्लामी ब्लॉक नहीं है, जिसमें OIC सिर्फ नहीं है, जिसमें जनूबी अफ्रीका भी है, जिसमें यूरोप की स्टेट्स भी हैं, जिसमें यूरोप के मुल्क भी हैं, वो सारे। और अमेरिका भी खुद ये 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर आया था, जिसको बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं मूव करता। ये तभी मैं कह रहा हूं कि हमारे इश्यूज इस वक्त फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी। अच्छा, ये मंशूर आ रहे हैं
इसमें से किसी अकाउंटेबिलिटी का जिक्र है? ये सबने खाना पीना है, मतलब एहतसाब नहीं होगा? थाने वाले बंद करें ना, फिर थानों का खर्चा क्यों दे रहे हैं? बेचारे कोई पुल पे फांसियां लगा रहा है, कोई बच्चे ज़िबा कर रहा है, इनके लिए हैं थाने अदालतें। ओ भाई, ये एहतसाब किसने डाला है वैसे? किसी के मंसूबे से चेक करेंगे कल। एहतसाब नहीं है ना, नहीं। मतलब FIA नहीं होनी चाहिए, पुलिस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो हमारा बंदा होना चाहिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बस अब मुझसे इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी मुझसे इसी किस्म की बातें कहलवानी है तो कहलवाएं। मैं जो है ना, मेरा मीटर पहले ही घुमा हुआ है, अब वो तो है ही नहीं, जो था वो घूम चुका है बहुत। इसलिए मुझसे ये पाकिस्तानी इंतखाबात का रियासती मामला से क्या ताल्लुक़ है, ये मुझसे जो है बराए करम से इज्तनाब फरमाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।